ओके। हाँ, तो इसका पहला टॉपिक है कैश फ्लो एस्टिमेशन। कैश फ्लो एस्टिमेशन में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कैश फ्लो अगर नहीं दिया हुआ है तो कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। ये क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग सम्स करेंगे, बड़ा बड़ा सम्स करेंगे, तो अगर उसमें कैश फ्लो नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग को कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सम्स कर सकते हैं। तो पहले सीख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो इफ इट इज नॉट गिवन इन द सम। तो पहला एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिटेड इन डेजर्ट कूलर। तो जो भी हो, हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। इट हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो हम लोगों का एनुअल सेल्स मतलब एक साल का सेल्स है 30 करोड़। एंड कैश एक्सपेंसेस टू जनरेट दिस मच ऑफ सेल इज 25 करोड़। और ये 30 करोड़ का सेल करने के लिए हम लोगों को एक्सपेंस करना पड़ता है 25 करोड़। तो ये 25 करोड़ एक्सपेंस है। सपोज एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। हम लोग जो भी इनकम करते हैं उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाता है। और अब एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगता है 1.5 करोड़ का पर एनम, मतलब पर ईयर। तो हम लोग एक चीज हम क्या बताना चाहते हैं कैश फ्लो एस्टिमेशन में, कि डेप्रिसिएशन इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, पर अगर कभी डेप्रिसिएशन ना दिया रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इस सम को दो तरीके से करा देते हैं, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखो एग्जाम्पल 1, पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम बना लो विथ डेप्रिसिएशन, एक कॉलम बना दो नो डेप्रिसिएशन। मतलब सम में गिवन नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन तब होगा ही नहीं। मतलब विथ डेप्रिसिएशन ये गिवन रहेगा सम में, ये नॉट गिवन है सम में, डेप्रिसिएशन सम में दिया हुआ नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे? ओके मैम, ठीक है। हाँ, तो हम लोग टोटल टर्नओवर नहीं लिख के इसको टोटल सेल्स लिख रहे हैं। तो सेल्स तो हर हाल में 30 करोड़ ही रहेगा, करोड़ हटा दे रहे हैं, 30 लिख रहे हैं। तो सेल्स हम लोग का 30 दिया हुआ है, लेस एक्सपेंस हम लोगों का सम में दे दिया था कि 25 करोड़ का तो एक्सपेंस ही हो जाता है, तो 5 बचा। इसको हम लोग कहते हैं ईबीडीटी। ईबीडीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसको लिख सकते हो तुम, एग्जाम में तो फुल फॉर्म ही लिखना होगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये वो अर्निंग है मेरा जिससे अभी तक हम डेप्रिसिएशन भी नहीं दिए हैं और टैक्स भी नहीं दिए हैं। तो क्या करेंगे? लेस डेप, पहले डेप देना होगा। तो अगर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था 1.5 करोड़, तो 1.5, इसमें सम में कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है। अगर सम में किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है तो हम लोग भी अभी डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। याद रखना, अगर सम में डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम लोग भी डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी ये बचा, ये कौन सा प्रॉफिट है? इसे पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट और अर्निंग सेम चीज होता है, याद रखना। कुछ लोग इसे ईबीटी भी लिखते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। हम लिखे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये वो प्रॉफिट है जिससे हम अभी तक टैक्स नहीं दिए हैं, तो टैक्स भी दे देंगे लेस टैक्स। टैक्स का रेट सम में दिया हुआ था 30%। तो 3.5 का 30% होता है 1.05, निकाल लो कैलकुलेटर पे। और 5 का 30% होता है 1.50। तो यहाँ हम लोग का बचा 3.50, और यहाँ हम लोग का बच गया 2.45। इसे कहते हैं पैट। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम ये सिर्फ पहले सम में लिख रहे हैं, हर सम में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक चीज याद रखना, पैट प्लस डेप होता है कैश फ्लो। ये फॉर्मूला याद रखना, पैट प्लस डेप आ जाता है कैश फ्लो। तो डेप, इसमें तो डेप्रिसिएशन था 1.50, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन था ही नहीं, तो इसका तो यही आएगा कैश फ्लो, और इसका आएगा 3.95।
तो हम दोनों का कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिए, यही फॉर्मेट है, बस इसी को एकदम लर्न रखना है। हाँ, तो अब ये इलस्ट्रेशन 1, लास्ट लाइन पहले पढ़ो, क्लियरली बोल रहा है कंप्यूट रेलिवेंट कैश फ्लो। अगेन इसमें हम लोग को कैश फ्लो कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख। मतलब एसेट का दाम है 1 लाख और एसेट का लाइफ है 4 years। Change in earning before taxes and depreciation is 45,000 in year 1, 30,000 in year 2, 25,000 in year 3 and 35,000 in year 4। 4 साल का मेरे को ईबीडीटी दे दिया है, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो वही हमको ईबीडीटी दे दिया है, तो मुझसे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, पीबीटी आ जाएगा, फिर टैक्स लेस करेंगे, पैट आ जाएगा, उसमें फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। पर इसमें डेप्रिसिएशन हम लोगों को दिया नहीं है, उसमें 1.5 करोड़ दे दिया था। इसमें बोल रहा है एसएलएम से निकालो, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो उस फॉर्मूला से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और निकल जाएगा। हाँ, तो ये सम हम लोग कैसे कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, और जितना ईयर है उतना कॉलम बनाएंगे, मतलब 1 2 3 4। अब इसमें लिखेंगे ईबीडीटी। ईबीडीटी हम लोगों को सम में क्लियरली दिया हुआ है, 45,000, 30,000, 25,000 और 35,000। इससे लेस सबसे पहले करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ। पर हम लोग का यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ मतलब 4। तो 25,000 सब में जाएगा। तो इसमें बचेगा 10,000, इसमें कुछ नहीं, इसमें 5,000, इसमें 20,000। इसको बोलते हैं पीबीटी। इससे हम लोग लेस करेंगे टैक्स। टैक्स इसमें दिया हुआ है 20%, तो इसका 20% 4,000, इसका 1,000, इसका कुछ नहीं, इसमें 2,000, इसमें बचेगा 8,000, इसमें कुछ नहीं, इसमें 4,000, इसमें 16,000। इसको बोलेंगे पैट। पैट में डेप्रिसिएशन प्लस करने से, डेप्रिसिएशन वही है 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। इसको ऐड कर देंगे, कैश फ्लो आ जाएगा। हाँ, अब ये हम लोग देखो कैपिटल बजटिंग में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा मशीन खरीदे कौन सा मशीन नहीं खरीदे। मशीन को इस चैप्टर में प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग को खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं खरीदना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है। तो उसमें से एक मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जो इस सब में लास्ट लाइन में बोल रहा है डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ARR। तो हम लोग इसको ARR कहते हैं। इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो इससे हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट करने। तो सम में दिया है प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट 10 लाख। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट खरीदना है जिसके लिए हम लोग को पैसा लगेगा 10 लाख। एंड इट इल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलोज। हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, मतलब पैट सम में ही दे दिया है। अभी तक हम लोग जो दो सम किए उसमें पैट हम लोगों को निकालना पड़ा था, पर इस सम में पैट दे दिया है। Suppose further, at the end of the 5th year, the plant and machinery of the project can be sold for 80,000। 5 years के बाद जब हम लोग इस मशीन को सेल करेंगे तो हम लोग को 80,000 रुपीज वापस मिल जाएगा। तो बोल रहा है ARR कैलकुलेट करो। ARR का मतलब होता है रिटर्न कितना परसेंट मिलेगा अगर इसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोगों का ARR का फॉर्मूला बस अगर हम लोग लर्न कर लें तो ये सम इजिली हो जाएगा। ARR का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पैट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज पैट कैसे निकालेंगे, सारे ईयर में का जो पांचों प्रॉफिट है उसको प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट है 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000
प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको प्लस करके हम लोग का टोटल आएगा 4,60,000 बाई 5, जो कि होता है 92,000। तो इतना हम लोग का एवरेज पैट है। तो यहाँ पे सिंपली बैठा देंगे 92,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग का 10 लाख का था, इनटू 100, तो हम लोग का आएगा 9.2%। अब हम लोगों को दिया है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये एक और मेथड है जिससे हम लोग सम करते हैं। ये हम लोग पहला मेथड किए थे, तो यहाँ पे अपने याद के लिए लिख लो, ये पहला मेथड है। दैट इज मेथड 1 है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको मेथड 1 लिख लो, इससे याद रहेगा हम लोगों ने कितना मेथड कंप्लीट किया है। दूसरा मेथड हम लोग कर रहे हैं मेथड 2, एनपीवी। एनपीवी को हम लोग कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी क्या होता है? एनपीवी होता है, देखो कैसे निकलता है। हम लोगों को दिया है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। हम लोग एक प्रोजेक्ट खरीदने वाले हैं जिसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 लाख, मतलब हम लोग को देना पड़ेगा। दिस इज कैश आउटफ्लो, हम लोग का पैसा जाएगा। एंड नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर 1। और नेट कैश फ्लो कहते हैं कैश फ्लो, कैश इनफ्लो को लिखा जाता है। तो हम लोग के पास ईयर 1 में आएगा 55,000, ईयर 2 में आएगा 80,000, एंड फॉर ईयर 3 इज 15,000। तीसरे साल हम लोग के पास पैसा आ जाएगा 15,000। Further, the company's cost of capital is 10%. Now, what is cash cost of capital? देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। देखो, समय के साथ ना मनी का वैल्यू गिरता है, ये हम सब जानते हैं। जो पहला चैप्टर में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या होता है? देखो, हमारे जब पेरेंट्स छोटे थे तब 1,000 रुपीज का बहुत वैल्यू था। लाइक 1,000 रुपीज में वो लोग पूरा घर चला लेते होंगे। बट आज के डेट में वो 1,000 रुपीज का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग एक दिन घर से बाहर निकल जाए घूमने के लिए 1,000 खर्च हो जाता है। तो द थिंग इज, मनी का वैल्यू समय के साथ गिरते जाता है। तो किस स्पीड में पैसा गिर रहा है ये उसका परसेंट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब अगर आज 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया है, मतलब आज अगर तुम्हारे हाथ में 1 रुपया है और हम बोले मनी का वैल्यू 10% से गिर जाता है, तो ये 1 रुपए से नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या खरीद, मतलब क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? 90 पैसे। 1 रुपए से 10% कम कर दो तो 0.90। फिर उससे नेक्स्ट ईयर 10% कम कर दो तो 0.82, मतलब 82 पैसे। मतलब तुम लोग बोलोगे ये क्या मतलब हुआ, मेरे हाथ में तो 1 रुपया का 1 रुपया ही है। हाँ, वो 1 रुपया 1 रुपया ही है, पर उसका वैल्यू गिरते जाता है। वैल्यू से मेरा मतलब था जो हम पहले बोले, आज 1,000 रुपीज का वैल्यू क्या था पेरेंट्स जब छोटे थे तब? उस टाइम पे 1,000 रुपीज में बहुत सामान आ जाता था, पर आज 1,000 रुपीज में बहुत सामान नहीं आएगा। उसी तरह आज अगर तुम्हारे हाथ में 1 रुपया है, तो आज 1 रुपए से हम लोग जो खरीद सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर उसी 1 रुपए से हम लोग कोई सामान, वही सेम सामान नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आता है। जैसे सिंपली बोले तो आज सोचो, 200 रुपीज हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया और बोला जाओ इसका बर्गर खा लो। हम लोगों ने बोला नहीं, अभी बर्गर नहीं खाना है, नेक्स्ट ईयर इस पैसे को रख देते हैं, नेक्स्ट ईयर इससे बर्गर खाएंगे। तो हम वो 200 रुपए को जाके अलमारी में रख दिए। अब नेक्स्ट ईयर जब हम बर्गर खाने के लिए वो 200 रुपया अलमारी से निकाले और मार्केट में गए बर्गर खाने, तो बर्गर वाला बोला कि अब तो बर्गर 210 रुपए का हो गया है। तो हम वो बर्गर नहीं खरीद सके 200 रुपए में, जबकि हमको आज भी बर्गर ही खाना था, तब भी बर्गर ही खाना है, 1 साल बाद भी बर्गर ही खाना है। बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो 200 रुपए का वैल्यू अब इतना नहीं रह गया कि हम लोग उससे बर्गर खरीद लें। तो इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी यही दिया हुआ है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी एनपीवी से सम आएगा, ये बनाने का जरूरत नहीं है। जब भी एनपीवी से सम आएगा हम लोग ये 4 कॉलम बना लेंगे। पहला ईयर, दूसरा कैश फ्लो, तीसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर। इस डीएफ का मतलब कहीं लिख कर रख लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। एग्जाम में डेफिनेटली फुल फॉर्म लिखना होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब
पहले तो हम लोगों को 4 साल का दिया, 3 साल का दिया हुआ है, तो 1 2 3 तीनों साल का कैश फ्लो दिया हुआ है। पहले साल का 55,000, दूसरे साल का 80,000, तीसरे साल का 15,000। अब ये डीएफ क्या होता है? डीएफ 1 रुपया पे निकाला हुआ रहता है। ठीक है, अगर ये नहीं देता सम में तो हम सिखाते हैं कि इसको कैसे निकालना है, पर इस समय देखो पीवीआईएफ बोल के दे दिया है। पीवीआईएफ एट द रेट 10% फॉर 3 इयर्स, 3 साल का हम लोगों को पीवीआईएफ दे दिया है। पीवीआईएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी फैक्टर हम लोगों को मतलब 1 रुपए का वैल्यू 1 साल के बाद 0.90 हो जाएगा, उसके भी 1 साल के बाद 0.82 हो जाएगा, फिर 0.751 आ जाएगा। ये सब में दिया हुआ है तो एज इट इज उतार ले रहे हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम सिखाएंगे इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डीएफ के कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 55,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैश फ्लो को डीएफ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4999566080111265। अब इसको तीनों को प्लस करेंगे, 27340। ये जो आया ये 3 साल का डिस्काउंटेड वैल्यू आया। ये क्या होता है, सोचो हम तुमको बोले कि ये मैडम ये मशीन खरीद लीजिए, आपको पहला साल ही 55,000 का इससे कैश फ्लो आ जाएगा, पैसा आपको 55,000 आप कमा लेंगे। तो हम बोलेंगे आप अभी 55,000 बोल रहे हैं, 1 साल बाद तो 55,000 का वैल्यू 55,000 नहीं रहेगा। तो हम निकाल रहे हैं कि 55,000 का वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगा। तो 1 साल के बाद 55,000 का वैल्यू 49,995 होगा। 80,000 का वैल्यू 2 साल के बाद 66,000 होगा, और 15,000 का वैल्यू 3 साल के बाद 11,000 होगा। ये निकाल लेना पड़ता है, इसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं कि उस दिन इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। डेफिनेटली नो शॉर्ट फॉर्म इन द एग्जाम। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इससे लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो में हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, कितने में मशीन खरीदे। हम लोग मशीन को खरीदे थे 1 लाख में, नहीं हम गलत प्लस किए हैं, एक सेकेंड। 49,995 प्लस 66,080 प्लस 11,265, ओ 127,350। और नेट और आउटफ्लो कितना हुआ था, 1 लाख का मशीन था तो 27,340। ये एनपीवी है। तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे कि इस मशीन को खरीदे या नहीं खरीदे। तो डिसीजन मेकिंग कैसे है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो हम लोग इस मशीन को खरीदेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो हम लोग इस मशीन को नहीं खरीदेंगे। तो हम लोगों का एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं, एक्स कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा।